नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं फ्योदर दोस्तोयेव्स्की के द्वारा लिखित कहानी व्हाइट नाइट्स, जिसका हिंदी अनुवाद है रजत रातें, और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। कहानी के पिछले भाग में हमने नायक का परिचय जाना। वो कहाँ रहता है, वहां के लोग कैसे हैं, उसकी दिनचर्या क्या है। साथ ही भाग के अंत में हमने सुना कि उसे एक लड़की मिली जो कि थोड़ी घबराई सी, थोड़ी सी निराश सी थी। उससे उसकी मुलाकात हुई, जो कि प्रथम रात की बात है। अब द्वितीय रात में क्या वो उससे मिल पाती है? आइए जानते हैं। भाग 2, सेकेंड नाइट। तो आखिर आप बच ही गए, उसने मेरे दोनों हाथ थामते हुए कहा। मैं यहाँ पिछले 2 घंटे से हूँ। आप नहीं जानती कि पूरे दिन मेरी क्या हालत रही है। मुझे पता है, लेकिन अब काम की बात पर आते हैं। आपको पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? इसलिए नहीं कि कल की तरह हम फिर से फिजूल की बातें करें। मैं आपको बता दूं कि भविष्य में हमें और समझदारी से पेश आना होगा। कल रात मैंने इस बारे में बहुत सोचा। समझदार? किस तरह से? देखिए, माफ कीजिएगा, लेकिन हमें किस बात में समझदार होना है? हालांकि मैं अपनी तरफ से तैयार हूं, पर सच तो यह है कि मेरी जिंदगी में आज से पहले कभी ऐसा समझदारी भरा कुछ हुआ ही नहीं है, जो कि अभी हो रहा है। वाकई। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि मेरे हाथ इतने जोर से न दबाएं। और दूसरी बात, मुझे आपको बताना होगा कि मैंने आज का काफी समय आपके बारे में सोचने और शक करने में बिताया है। और इसका नतीजा क्या निकला? क्या नतीजा निकला? इसका लब्बो-लुआब ये है कि हमें सब कुछ नए सिरे से शुरू करना होगा। क्योंकि आज मैं जिस नतीजे पर पहुंची, वो ये है कि मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती। कल रात मैंने एक छोटे बच्चे की तरह, एक नन्ही बच्ची की तरह व्यवहार किया था। और जाहिर है, हकीकत तो यह है कि इसके लिए मेरा ये कोमल दिल जिम्मेदार है। यानी मैंने अपनी ही तारीफ कर ली, जैसे कि कोई भी अपने व्यवहार का विश्लेषण करने के बाद आखिर में करता ही है। और इसीलिए अपनी गलती सुधारने के लिए मैंने मन बनाया है कि मैं आपके बारे में बारीकी से सब कुछ जानूंगी। लेकिन क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई है नहीं जिससे मैं कुछ पता कर सकूं, इसलिए आपको खुद ही मुझे सब कुछ विस्तार से बताना होगा। हाँ, तो आप किस तरह के इंसान हैं? चलिए, जल्दी कीजिए, शुरू हो जाइए। मुझे अपना पूरा इतिहास सुनाइए। सुनाइए ना। मेरा इतिहास? मैं घबराकर चिल्लाया। मेरा मेरा इतिहास? पर आपसे किसने कह दिया कि मेरा कोई इतिहास है? मेरा कोई इतिहास है ही नहीं। अरे, तो फिर आप जिंदा कैसे रहे अगर आपका कोई इतिहास ही नहीं है? उसने हंसते हुए बीच में टोक दिया। सही बता रहा हूँ, बिल्कुल बिना किसी इतिहास के। मैं, देखिए, बस जी रहा हूँ, जैसा कि लोग कहते हैं कि खुद में ही सिमट कर रहना। यानी बिल्कुल अकेला, पूरी तरह से अकेला। क्या आप जानती हैं कि अकेले होने का मतलब क्या होता है? लेकिन लेकिन अकेले कैसे? क्या आपका मतलब है कि आपने कभी किसी को देखा तक नहीं? ओहो, नहीं नहीं, मैं लोगों को देखता तो हूँ, जाहिर है, लेकिन फिर भी मैं अकेला ही हूँ। क्यों? क्या आप कभी किसी से बात नहीं करते क्या? जी देखिए, सच कहूं तो किसी से नहीं। तो फिर आप हैं कौन? जरा समझाइए। अच्छा, ठहरिए, मैं अंदाजा लगाती हूँ। बहुत मुमकिन है कि मेरी ही तरह आपकी भी कोई दादी माँ हो। वो अंधी हैं और मुझे कभी भी कहीं जाने नहीं देती। यहाँ तक कि मैं लगभग बात करना ही भूल गई हूँ। और जब 2 साल पहले मैंने कुछ शरारतें की और उन्होंने देखा कि मुझे रोकना नामुमकिन है, तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया और मेरी ड्रेस को अपनी ड्रेस से पिन से टाँक दिया। तब से हम कई दिनों तक ऐसे ही साथ बैठते हैं। वो अंधी होने के बावजूद मोजे बुनती हैं और मैं उनके बगल में बैठकर सिलाई करती हूँ या फिर उन्हें ऊंची आवाज में पढ़कर सुनाती हूँ। कितनी अजीब आदत है ना। अब देखिए ना, पिछले 2 सालों से मैं उनके साथ ऐसे ही पिन से टकी हुई हूँ। सुनो नास्तिन का, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें नास्तिन का बुलाते हुए कभी नहीं थकूंगा। मैं तुम्हें बता दूं कि इन कोनों में अजीब लोग रहते हैं, यानी सपने देखने वाले, ड्रीमर्स। हाँ, तो ये ड्रीमर, अगर तुम इसकी बिल्कुल सटीक परिभाषा चाहो तो वो कोई इंसान नहीं होता, बल्कि एक बीच के दर्जे का जीव होता है। ज्यादातर वो किसी ऐसे कोने में जा बसता है जहां पहुंचना मुश्किल हो, जैसे दिन की रोशनी से छुप रहा हो। एक बार जब वो अपने कोने में खिसक जाता है तो फिर
वो एक घोंघे यानी स्नेल की तरह उसी से जुड़कर बड़ा होता है, या फिर कम से कम इस मामले में वो उस कमाल के जीव की तरह होता है जो एक ही वक्त में एक जानवर भी होता है और एक घर भी, और जिसे लोग कछुआ भी कहते हैं। भी क्या, कछुआ ही कहते हैं। तुम्हें क्या लगता है उसे अपने उन चार दीवारों से इतना लगाव क्यों होता है, जो कि हमेशा हरे रंग से पुती होती है, धुंधली, उदास, और जिनमें से तंबाकू के धुएं की ऐसी बदबू आती है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है क्या? ऐसा क्यों होता है कि जब इस अजीब सज्जन से मिलने उसका कोई इक्का दुक्का जानकार आता है और अंत में अपने सभी दोस्तों से छुटकारा पा ही लेता है, तो यह अजीब शख्स उससे इतनी घबराहट के साथ क्यों मिलता है? उसके चेहरे के रंग क्यों बदल जाते हैं और वो उलझन से क्यों भर जाता है, मानो उसने अभी अभी अपनी उन चार दीवारों के भीतर कोई कोई जुर्म किया हो, मानो वो जाली नोट छाप रहा हो, या मानो वो किसी अखबार को भेजने के लिए कविताएं लिख रहा हो, साथ में एक बेनाम चिट्ठी हो जिसमें उसने लिखा हो कि असली कवि मर चुका है और उसके दोस्त का ये पवित्र फर्ज है कि उसकी रचनाओं को छपवाए। मुझे बताओ ना नास्तिन का, ऐसा क्यों होता है कि उन दोनों दोस्तों के बीच बातचीत आसानी से नहीं हो पाती? वहां कोई हंसी क्यों नहीं होती? उस उलझन में पड़े मेहमान की जुबान से कोई जिंदा दिल शब्द क्यों नहीं निकलता, जो कि वैसे तो हंसी मजाक, जिंदा दिल बातों, औरतों के बारे में चर्चा और ऐसे ही खुश मिजाज विषयों का बहुत शौकीन हो सकता है। और ये दोस्त जो शायद एक नया दोस्त है और पहली बार मिलने आया है, क्योंकि शायद ही कोई दूसरी बार होगा और फिर वो दोस्त कभी नहीं आएगा। वो दोस्त खुद इतना उलझन और खामोश क्यों हो जाता है अपनी हाजिर जवाबी के बावजूद, अगर उसमें है तो, जब वो अपने मेजबान का उतरा हुआ चेहरा देखता है और वो मेजबान खुद भी पूरी तरह बेबस और परेशान हो जाता है, हालात को सुधारने और बातचीत में जान डालने की अपनी भारी भरकम पर बेकार कोशिशों के बाद भी, ये दिखाने की कोशिश के बाद कि उसे सभ्य समाज की समझ है, औरतों के बारे में बात करने की कोशिश, और ऐसे ही मामूली कोशिशों से उस बेचारे आदमी को खुश करने की कोशिश में जो पानी से निकलती मछली की तरह गलती से उससे मिलने आ गया है, वो मेहमान सज्जन अचानक किसी ऐसे बहुत जरूरी काम को याद करके जो कभी था ही नहीं, एकाएक अपने हेड क्यों उठाता है और जल्दबाजी में क्यों भाग खड़ा होता है, अपने उस मेजबान की गर्मजोशी भरी पकड़ से अपने हाथ छुड़ाते हुए, जो अपना अफसोस जताने और बिगड़ी हुई बात को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो दोस्त दरवाजे से बाहर निकलते हुए क्यों दबी सी हंसी हंसता है और कसम खाता है कि इस अजीब जीव से मिलने फिर कभी नहीं आएगा। भले ही वो अजीब जीव असल में एक बहुत अच्छा इंसान है, और साथ ही वो दोस्त अपनी कल्पनाओं को उस छोटे से मजाक से नहीं रोक पाता, जहां वो बातचीत के दौरान उस अजीब इंसान के चेहरे की तुलना एक ऐसी दुखी बिल्ली के बच्चे से करता है जिसे धोखे से पकड़ लिया गया हो, जिसे बच्चों ने बेदर्दी से नोचा हो, डराया हो और हर तरह की जिल्लत दी हो, यहाँ तक कि वो पूरी तरह से हार मानकर अंधेरे में कुर्सी के नीचे छुप जाता है और वहां फुर्सत में वो अपने बाल खड़े करता है, फुफकारता है और अपने बेइज्जत हुए चेहरे को दोनों पंजों से साफ करता है, और उसके बहुत देर बाद तक जिंदगी और कुदरत को वो गुस्से से घूरता रहता है, यहाँ तक कि मालिक के खाने से बचाए गए उन टुकड़ों को भी गुस्से से देखता है जो कि रहमदिल नौकरानी ने उसके लिए रखे थे। अच्छा अच्छा सुनिए, नास्तिनका ने बीच में टोकते हुए कहा, जो कि अपनी आंखों और छोटा सा मुंह खोले हुए पूरे हैरानी से मुझे सुन रही थी। अरे अरे सुनिए जरा, मुझे जरा भी पता नहीं कि ये सब क्यों हुआ और आप मुझसे ऐसे बेतुके सवाल क्यों पूछ रहे हैं। मुझे बस इतना पता है कि ये सारा वाकया शब्द ब शब्द आपके ही साथ हुआ होगा। क्यों? बेशक, मैंने सबसे गंभीर चेहरा बनाते हुए जवाब दिया। खैर, चूंकि इसमें कोई शक नहीं है तो फिर आगे बढ़िए, नास्तिनका ने कहा, क्योंकि मैं बहुत शिद्दत से जानना चाहती हूँ कि इसका आखिर अंत क्या होगा या फिर कैसा होगा। तो तुम जानना चाहती हो नास्तिनका कि हमारे हीरो ने, यानी मैंने, क्योंकि इस पूरे मामले का हीरो मेरी ये नाचीज हस्ती ही थी, अपने उस कोने में क्या किया। तुम जानना चाहती हो कि एक दोस्त के अचानक आ जाने से मेरा दिमाग क्यों खराब हो गया और मैं पूरा दिन परेशान क्यों रहा। तुम जानना चाहती हो कि मैं इतना क्यों चौंका जब मेरे कमरे का दरवाजा खुला तो मैं क्यों लाल हो गया, मैं अपने मेहमान की खातिरदारी क्यों नहीं कर पाया और मैं अपनी मेहमान नवाजी के बोझ तले क्यों दब गया। यही ना? क्यों? हाँ हाँ, नास्तिनका ने जवाब दिया।
यही तो बात है ना। सुनिए, आप ये सब बड़ी शानदार तरह से बयान करते हैं, पर क्या आप इसे थोड़ा कम शानदार तरीके से बयान नहीं कर सकते? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप किसी किताब से पढ़कर सुना रहे हो। थोड़ा आराम से सुनाइए। मैंने एक सख्त और गरिमापूर्ण आवाज में जवाब दिया, अपनी हंसी को मुश्किल से रोकते हुए। प्यारी नास्तिन का, मैं जानता हूं कि मैं बहुत शानदार तरीके से बयान करता हूं, लेकिन मुझे माफ करना, मुझे इसके अलावा कोई और तरीका आता ही नहीं। प्यारी नास्तिन का, इस वक्त मैं राजा सुलेमान की उस रूह की तरह हूं जो एक कलश में 7 मोहरों के नीचे 1000 साल तक दबे रहने के बाद आखिरकार आजाद हुई हो, जब वे 7 मोहरें तोड़ दी गई हो। इस वक्त नास्तिन का, जब हम इतनी लंबी जुदाई के बाद आखिरकार मिले हैं, क्योंकि मैं तुम्हें सदियों से जानता हूं नास्तिन का, क्योंकि मैं सदियों से किसी को ढूंढ रहा था, और ये इस बात का इशारा है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, और ये पहले से तय था कि अब हम मिलेंगे। इस वक्त मेरे दिमाग के 1000 बाल्ब खुल गए हैं, और मुझे खुद को शब्दों की नदी में बहने देना होगा, वरना वरना देखो, समझो कि मेरा दम घुट जाएगा। और इसीलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि मुझे बीच में मत टोकना नास्तिन का, बल्कि एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह शांति से सुनना, वरना मैं खामोश हो जाऊंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आगे बढ़िए, मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगी। तो ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे दिन में मेरी दोस्त नास्तिन का एक ऐसा वक्त होता है जो मुझे बहुत पसंद है। ये वो वक्त है जब लगातार सारे कामकाज, नौकरी और जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं, और हर कोई रात के खाने के लिए, लेटने के लिए, आराम करने के लिए घर की तरफ भाग रहा होता है, और रास्ते में सब अपनी शामों, अपनी रातों और अपनी बाकी बचे खाली वक्त से जुड़े और भी खुशनुमा विषयों पर विचार कर रहे होते। उस वक्त हमारा हीरो, माफ करना नास्तिन का, मुझे अपनी कहानी थर्ड पर्सन यानी तीसरे व्यक्ति की तरह सुनाने की इजाजत दो, क्योंकि इसे खुद के लिए फर्स्ट पर्सन में बताते हुए मुझे थोड़ी ज्यादा शर्म आती है। हाँ, तो उस वक्त हमारा हीरो, जिसके पास भी अपना काम था, बाकी लोगों के पीछे पीछे कदम बढ़ा रहा था, लेकिन खुशी से एक अजीब से एहसास ने उसके पीले और कुछ हद तक सिकुड़े हुए चेहरे पर रौनक ला दी थी। उसने पीटर्सबर्ग के ठंडे आसमान पर धीरे धीरे मध्यम हो रही शाम की उस लालिमा को बेरुखी से नहीं देखा। जब मैं कहता हूं कि उसने देखा, तो मैं झूठ बोल रहा हूं। उसने उसे देखा नहीं, बल्कि बिना एहसास के बस उस पर नजर पड़ गई, मानो वो थका हुआ हो या किसी और ज्यादा दिलचस्प विषय में खोया हो, जिससे वो अपने आसपास की किसी भी चीज पर मुश्किल से ही नजर डाल सकता था। वो खुश था क्योंकि अगले दिन तक उसे अपने उन उबाऊ कामों से आजादी मिल गई थी, और वो किसी स्कूल के बच्चे की तरह खुश था जिसे क्लासरूम में उसके खेलों और शरारतों के लिए छोड़ दिया गया हो। जरा उसे देखो तो नास्तिन का, तुम तुरंत समझ जाओगे कि इस खुशी के जज्बात ने उसकी कमजोर नसों और उसकी उस बीमार से उत्तेजित कल्पनाओं पर अपना असर डाल दिया है। तुम देख सकते हो कि वो कुछ सोच रहा है, रात के खाने के बारे में। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? शाम के बारे में? वो इस तरह क्या देख रहा है? क्या वो सम्मानित दिखने वाले सज्जन को देख रहा है जो उछलते हुए घोड़ों वाली बग्घी में गुजरने वाली एक महिला के सामने इतने नाटकीय अंदाज में झुक रहा है? नहीं नास्तिन का, अब इन मामूली बातों की उसके लिए क्या अहमियत है। अब वो अपनी खुद की एक अलग जिंदगी में अमीर है। वो अचानक अमीर हो गया है, और ये ऐसा ही नहीं है कि वो ढलता हुआ सूरज उसके सामने अपनी विदाई की किरणें इतनी खुशी से बिखेर रहा है, और उसके गर्म जोशी से भरे दिल से अनगिनत एहसासों का सैलाब जगा रहा है। अब वो सड़क पर मुश्किल से ही ध्यान देता है, जिसकी छोटी छोटी बातें भी किसी और वक्त उसका ध्यान खींच लेती थी। अब कल्पनाओं की देवी, अगर तुमने ज़ुकॉस्की को पढ़ा है प्यारी नेस्तिन का, तो उसने अपने जादुई हाथों से सुनहरे धागे बनना शुरू कर दिया है, और उस पर एक शानदार जादुई जिंदगी के डिजाइन उकेरने लगी है। और कौन जानता है कि शायद उसका वो जादुई हाथ उसे उस बेहतरीन ग्रेनाइट के फुटपाथ से बहुत दूर 7वें आसमान पर ले गया है, जिस पर वो चल रहा था। अब उसे रोक कर देखो, अचानक उससे पूछो कि इस वक्त वो कहां खड़ा है, किन गलियों से गुजर रहा है। उसे शायद कुछ भी याद नहीं होगा, ना तो ये कि वो कहां जा रहा है, और न यही कि वो अब कहां खड़ा है। और झुंझलाहट से लाल होकर अपनी इज्जत बचाने के लिए वो जरूर कोई झूठ बोल देगा। यही वजह है कि वो चौंक जाता है, लगभग चिल्ला पड़ता है, और घबराहट में चारों तरफ देखता है जब एक सम्मानित बूढ़ी औरत फुटपाथ के बीचों बीच उसे अदब से रोकती है।
और रास्ता पूछती है। झुंझलाहट से तेवर बदलते हुए वो आगे बढ़ जाता है, इस बात पर मुश्किल से ही ध्यान देते हुए कि एक से ज्यादा राहगीर मुस्कुराते हैं और पलटकर उसे देखते हैं, और एक छोटी बच्ची जो डर कर उसके रास्ते से हट गई थी, उसकी उस चौड़ी सोच में डूबी मुस्कान और हाथों के इशारों को आंखें फाड़ कर देखते हुए जोर से हंस पड़ती है। लेकिन कल्पनाएं अपने इस चंचल उड़ान में उस बूढ़ी औरत, उन जिज्ञासु राहगीरों, उस हंसती हुई बच्ची और फोंतानका पर अपनी नावों में रातें गुजारने वाले किसानों को भी लपेटती हैं। मान लेते हैं कि हमारा हीरो उस वक्त नहर के किनारे चल रहा है और अपनी मन मर्जी से हर इंसान और हर चीज को अपने कैनवास में ऐसे बुन लेती हैं जैसे मकड़ी के जाले में फंसी कोई मक्खी। और जब ये अजीब शख्स अपने दिमाग को दौड़ाने के लिए नई खुराक के साथ अपनी उस आरामदायक मांद यानी डैन में लौट आता है, बैठ जाता है और अपना रात का खाना खत्म कर लेता है, तभी उसे होश आता है। अब मैट्रोना जो उसकी सेवा करती है, हमेशा सोच में डूबी और उदास, में साफ करती है और उसे उसका पाइप देती है। तब उसे होश आता है और वो हैरानी से याद करता है कि उसने खाना खा लिया है, हालांकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ये सब कैसे हुआ। कमरे में अंधेरा हो चला है, उसकी रूह उदास और खाली है। कल्पनाओं का वो पूरा साम्राज्य उसके चारों तरफ टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है, बिना किसी निशान के, बिना किसी आवाज के ढह जाता है। एक सपने की तरह तैर कर दूर चला जाता है और उसे खुद भी याद नहीं रहता कि वो क्या सपने देख रहा था। लेकिन एक धुंधला सा एहसास धीरे से उसके दिल में हलचल मचाता है और उसे दर्द से भर देता है। कोई नई चाहत उसकी कल्पनाओं को ललचाकर गुदगुदाती है और भड़काती है और जाने अनजाने में एक नए प्रेतों का एक हुजूम खड़ा कर देती है। उस छोटे से कमरे में एक खामोशी का राज होता है। अकेलेपन और खालीपन से कल्पनाएं और परवान चढ़ती हैं। ये धीरे धीरे सुलग रही हैं, धीरे धीरे उबल रही हैं, ठीक उस पानी की तरह जिससे बूढ़ी मैट्रोना पड़ोस की रसोई में शांति से चलते हुए अपनी कॉफी बना रही है। अब ये एकाएक फूट पड़ती है और वो किताब जिसे उसने बिना किसी मकसद के यूं ही उठा लिया था, तीसरे पन्ने तक पहुंचने से पहले ही मेरे ड्रीमर के हाथ से गिर जाती है। उसकी कल्पनाएं फिर से जाग उठती हैं और काम पर लग जाती हैं, और फिर से एक नई दुनिया, एक नई दिलकश जिंदगी उसके सामने अपने नज़ारे खोल देती है। एक नया सपना, नई खुशियां, एक नाजुक कामुक जहर की एक नई लहर। उसके लिए असल जिंदगी क्या है? उसकी उन बिगड़ चुकी नजरों में हम सब, यानी तुम और मैं नास्तिन का, इतने सुस्ती, धीमी रफ्तार और निरस्ता से जीते हैं। उसकी नजरों में हम सब अपनी किस्मत से इतने असंतुष्ट हैं, अपनी जिंदगी से इतने थके हुए हैं। और सच में देखो ना, कैसे पहली नजर में हमारे बीच सब कुछ कितना ठंडा, उदास, मानो बुरे मिजाज का लगता है। बेचारे लोग। हमारा ड्रीमर तो यही सोचता है ना, और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वो ऐसा सोचता है। जरा इन जादुई मायाजाल को तो देखो, जो कितने दिलकशी से, कितने मनमौजी ढंग से, कितनी लापरवाही और आजादी से उसके सामने एक ऐसी जादुई जीवंत तस्वीर के रूप में इकट्ठा होते हैं जिसमें सबसे आगे, सबसे मुख्य किरदार जाहिर है कि वो खुद है, हमारा ड्रीमर, अपनी उस अनमोल हस्ती के साथ। देखो ना, कितने तरह तरह के कारनामे, मदहोश कर देने वाले सपनों का एक न खत्म होने वाला हुजूम। शायद तुम पूछोगी कि वो क्या सपना देख रहा है, लेकिन वो क्यों पूछना? क्यों? हर चीज के उस कवि की किस्मत के जिसे पहले कोई नहीं पहचानता, फिर उसे शोहरत के ताज पहनाए जाते हैं। हॉफमैन के साथ दोस्ती के, सेंट बार्थोलोम्यू नाइट्स के, डियाना वैनॉन के, और फलाना फलाना के खजान पर कब्जा करने वक्त हीरो का किरदार निभाने के, क्लेरा मॉब्रे के, एफी डीन्स के, पादरियों की परिषद और उनके सामने हंस के, रॉबर्ट द डेविल में मुर्दों के जिंदा होने के। क्या तुम्हें वो म्यूजिक याद है? उसमें से कब्रिस्तान की महक आती है। मिन्ना और ब्रेंडा के, बेरिजीना की जंग के, काउंटेस वीडी के घर पर कविता पढ़ने के, डैंटेन के क्लियोपात्रा सुए अमांता के, कोलोम्ना में एक छोटे से घर के, अपना खुद का एक छोटा सा घर, और बगल में बैठी एक प्यारी सी अमानत जो सर्दियों की एक शाम में अपना छोटा सा मुंह और आंखें खोले उसकी बातें सुन रही हो। ठीक वैसे ही जैसे तुम इस वक्त मुझे सुन रही हो, मेरी परी। नहीं नास्तिन का, उसके लिए, उस कामुक और आलसी इंसान के लिए इस असल जिंदगी में क्या रखा है जिसकी तुम्हें और मुझे इतनी तमन्ना है?
वो तो सोचता है कि एक दयनीय और बेचारी सी जिंदगी है। ये अंदाजा लगाए बिना कि शायद उसके लिए भी कभी वो दर्दनाक घड़ी आ सकती है जब उस बेचारी जिंदगी के एक दिन के बदले में वो अपने ख्यालों की दुनिया के सारे साल कुर्बान करने को तैयार हो जाएगा। और वो उन्हें सिर्फ खुशी और आनंद के लिए नहीं देगा, बल्कि उस उदासी, पछतावे और बेकाबू दुख की घड़ी में बिना कोई फर्क किए सब कुछ न्यौछावर कर देगा। पर अभी तक वो खौफनाक घड़ी नहीं आई है। उसे किसी चीज की चाहत नहीं है, क्योंकि वो हर चाहत से ऊपर है, क्योंकि उसके पास सब कुछ है, क्योंकि वो पूरी तरह से तृप्त है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी का खुद ही एक कलाकार है और हर घंटे अपनी नई मनमर्जी के हिसाब से इसे अपने लिए खुद ही रचता है। और तुम्हें पता है, परियों की दुनिया का ये मायाजाल कितनी आसानी से, कितने कुदरती ढंग से बन जाता है, जैसे कि ये कोई भ्रम न हो। सच में कुछ पलों में वो मानने को तैयार हो जाता है कि पूरी जिंदगी सिर्फ ख्यालों की उपज नहीं है, कोई मृग तृष्णा नहीं है, कल्पनाओं का धोखा नहीं है, बल्कि ये ठोस है, असली है, हकीकत है। ऐसा क्यों होता है कि ऐसे पलों में इंसान अपनी सांसें रोक लेता है? क्यों? किस जादू से, किस समझ से परे मनमर्जी से उसकी नब्ज तेज हो जाती है? उस ड्रीमर की आंख से आंसू छलक पड़ता है, जबकि उसके पीले और नम गाल चमक उठते हैं, जबकि उसका पूरा वजूद एक ऐसे सुकून से भर जाता है जिसे जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों होता है कि बिना सोए गुजरी पूरी पूरी रातें उसे न खत्म होने वाली खुशी और आनंद में पलक झपकते ही बीत जाती है? और जब खिड़की पर सुबह की गुलाबी रोशनी चमकती है और भोर की वो बेतरतीब जादुई रोशनी उस उदास कमरे को भर देती है, जैसा कि पीटर्सबर्ग में होता है, तो हमारा ड्रीमर थका हारा और चूर होकर खुद को अपने बिस्तर पर गिरा देता है और अपनी बीमार सी हावी हो चुकी रूह में खुशी की सिहरन के साथ और अपने दिल में एक मीठे से थकावट भरे दर्द के साथ सो जाता है। हाँ नास्तिन का इंसान खुद को धोखा देता है। वो अनजाने में मान बैठता है कि उसके उस बेबुनियाद सपनों में कुछ जिंदा, कुछ ठोस चीजें मौजूद हैं। और क्या ये सचमुच कोई धोखा है? मिसाल के तौर पर यहाँ उसके सीने में प्यार अपनी सारी अथाह खुशियों और अपने सारे तड़पने वाले दर्दों के साथ बसा हुआ है। बस उसे देखो और तुम्हें यकीन हो जाएगा कि उसे देखकर तुम यकीन करो कि प्यारी नास्तिन का कि वो उसे कभी असल में जानता तक नहीं, जिसे वो अपने उन मदहोश सपनों में बेइंतहा प्यार करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने उसे सिर्फ अपने उन लुभावने ख्यालों में देखा हो और कि ये जुनून महज एक सपने के सिवा कुछ ना हो? यकीनन उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामे सालों गुजारे होंगे, बस वो दोनों अकेले, सारी दुनिया को पीछे छोड़कर और एक दूसरे की जिंदगी को आपस में जोड़कर। यकीनन जब जुदाई की घड़ी आई होगी तो वो सिसकते और तड़पते हुए उसके सीने पर लोटी होगी, उस उदास आसमान के नीचे उठते तूफान से बेपरवाह, उस हवा से बेपरवाह जो उसकी काली पलकों से आंसू छीनकर उड़ा ले जाती है। क्या वो सब महज एक सपना हो सकता है? और वो बागीचा उदास, वीरान, जंगली सा, अपनी काई लगी छोटी पगडंडियों के साथ, सूना और धुंधला, जहां वे कभी खुशी खुशी साथ टहला करते थे, जहां उन्होंने उम्मीदें बुनी, दुख सहे, प्यार किया, एक दूसरे को इतने लंबे वक्त तक प्यार किया, इतने लंबे वक्त तक और इतनी शिद्दत से। और वो अजीब सा पुश्तैनी घर जहां उसने इतने साल अपने उस चिड़चिड़े बूढ़े पति के साथ अकेले और उदास होकर गुजारे, जो हमेशा चुप और चिड़चिड़ा रहता था, जो उन्हें डराता था, जबकि बच्चों की तरह डरे हुए उन्होंने एक दूसरे से अपना प्यार छुपाए रखा। उन्होंने कितनी यातनाएं सही, खौफ के कितने दर्द बर्दाश्त किए। उनका प्यार कितना मासूम, कितना पाक था। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है नास्तिन का कितने जालिम थे। और हे भगवान, यकीनन वो उससे बाद में भी मिला होगा, उनके अपने वतन से दूर एक अजनबी आसमान के नीचे तपते हुए दक्षिण के उस जादुई और हमेशा कायम रहने वाले शहर में किसी शानदार पार्टी के चकाचौंध में, गूंजते म्यूजिक के बीच एक पराजो महल, एक महल में, महल ही होना चाहिए जो रोशनी के समंदर में डूबा हुआ हो, उस बालकनी में जो कि मेहंदी और गुलाबों से सजी हो, जहां उसे पहचानते ही वो जल्दबाजी में अपना नकाब उतारती है और फुसफुसाती है कि मैं आजाद हूं, और कांपते हुए खुद को उसकी बाहों में गिरा देती है।
और एक मदहोश कर देने वाली चीख के साथ एक दूसरे से लिपट कर पल भर में वो अपने दुख, अपनी जुदाई और अपनी सारी तकलीफें भूल जाते हैं और उस दूर देश के उस उदास घर, उस बूढ़े आदमी और उस वीरान बागीचे को भूल जाते हैं और उस बेंच को भूल जाते हैं जिस पर एक आखिरी जुनून, यानी किसके साथ उसने खुद को उसके उन बाहों से अलग किया था जो कि दर्द और निराशा से सुन्न पड़ गई थी। ओह नास्तिन का, तुम्हें मानना पड़ेगा कि इंसान जरूर चौंक जाएगा, बुरी तरह घबरा जाएगा और किसी ऐसे स्कूली बच्चे की तरह शर्म से लाल हो जाएगा जिसने अभी अभी पड़ोसी के बागीचे से चुराया हुआ एक सेब अपनी जेब में ठूसा हो। जब तुम्हारा कोई बिन बुलाए मेहमान, कोई हट्टा कट्टा लंबा तगड़ा सा शख्स, कोई मनमौजी इंसान जो मजाक का शौकीन हो, तुम्हारा दरवाजा खोलता है और ऐसे चिल्लाता है मानो मानो कुछ हुआ ही ना हो। क्या हाल है मेरे प्यारे दोस्त? मैं बस इसी पल पेवलोस से आया हूं। मेरे भगवान, उधर वो बूढ़ा नवाब मर चुका है। ना बयान की जा सकने वाली खुशियां बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी हैं और इधर लोग पेवलोस से आ धमकते हैं। अपनी इस दर्द भरी अपील को खत्म करते हुए मैं एक दर्द भरे अंदाज में ही रुका। मुझे याद है कि मुझे जबरदस्ती हंसने की एक बहुत तेज ख्वाहिश हो रही थी, क्योंकि मैं पहले ही महसूस कर रहा था कि मेरे अंदर कोई जालिम शैतान हलचल कर रहा है, कि मेरे गले में कुछ अटक रहा है, कि मेरी ठुड्डी कांपने लगी है और कि मेरी आंखें धीरे धीरे और ज्यादा नम होती जा रही हैं। मुझे लगा था कि नास्तिनका, जो अपनी समझदार आंखें खोले मुझे सुन रही थी, अपने उस बच्चों जैसी बेकाबू हंसी में फूट पड़ेगी। और मुझे तो अभी से इस बात का पछतावा होने लगा था कि मैं भावनाओं में कुछ ज्यादा ही बह गया था, कि मैंने बेवजह उन बातों को बयान कर दिया जो लंबे समय से मेरे दिल में उबल रही थी, जिनके बारे में मैं ऐसे बात कर सकता था मानो किसी लिखी हुई किताब से पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही खुद पर फैसला सुना दिया था और अब मैं इसे पढ़ने से, अपना गुनाह कबूल करने से खुद को रोक नहीं पाया, वो भी बिना ये उम्मीद किए कि मुझे समझा जाएगा। लेकिन मेरी हैरानी का ठिकाना ना रहा जब वो खामोश रहे। थोड़ा इंतजार किया, फिर उसने हल्के से मेरा हाथ दबाया और एक डरी हुई हमदर्दी यानी सिंपैथी के साथ पूछा, यकीनन आपने अपनी पूरी जिंदगी इस तरह नहीं गुजारी है ना? मैंने जवाब दिया, पूरी जिंदगी, और मुझे लगता है कि मैं आखिर तक ऐसे ही चलता रहूंगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, उसने बेचैनी से कहा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फिर तो शायद मैं भी अपनी पूरी जिंदगी अपनी दादी के पास ही गुजार दूंगी। क्या आपको पता है, इस तरह जीना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मैं जानता हूं नास्तिनका, जानता हूं। मैं अपने जज्बातों को और ज्यादा न रोक पाते हुए चिल्ला पड़ा और मुझे अब पहले से कहीं ज्यादा इस बात का एहसास हो रहा है कि मैंने अपने सारे बेहतरीन साल गवा दिए हैं और अब मैं इसे और भी दर्द के साथ जानता और महसूस करता हूँ। ये जानकर कि खुदा ने आपको मेरी प्यारी फरिश्ता बनाकर मुझे बताने और दिखाने के लिए भेजा है। ये जानकर कि खुदा ने आपको मेरी प्यारी फरिश्ता बनाकर मुझे बताने और दिखाने के लिए भेजा है। अब जब मैं आपके बगल में बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे लिए भविष्य के बारे में सोचना अजीब लगता है, क्योंकि भविष्य में फिर से वही अकेलापन है, फिर से वही बासी बेकार सी जिंदगी है। और भला मैं किन चीज़ों के सपने देखूंगा जब मैं असलियत में आपके साथ इतना खुश हूँ। खुदा आप पर मेहरबान रहे प्यारी लड़की कि आपने मुझे पहली बार में ही दुत्कारा नहीं और मुझे ये कहने के काबिल बनाया कि कम से कम 2 शामों के लिए ही सही मैं असल में जिया हूँ। ओह नहीं नहीं, नास्तिनका चिल्लाई और उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। नहीं, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इस तरह अलग नहीं हो सकते। 2 शामें, भला भला 2 शामें क्या होती हैं? ओह नास्तिनका, नास्तिनका, क्या आप जानती भी हैं कि आपने किस हद तक मुझे खुद से ही मिला दिया है? क्या आपको पता है कि अब मैं खुद के बारे में इतना बुरा नहीं सोचूंगा जितना मैंने कभी कभी सोचा है? क्या आप जानते हैं कि शायद अब मैं अपनी जिंदगी से इस जुर्म और गुनाह पर अफसोस करना छोड़ दूंगा, क्योंकि ऐसी जिंदगी जीना एक जुर्म है, एक गुनाह है। और ये मत सोचिएगा कि मैं किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कह रहा हूं, खुदा के वास्ते ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा नास्तिनका, क्योंकि कभी कभी मुझ पर ऐसी मायूसी छा जाती है, ऐसी मायूसी क्योंकि ऐसे वक्त में मुझे लगता है कि मैं असल जिंदगी जीने के काबिल ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगने लगता है कि मैंने हकीकत और असलियत से अपना सारा नाता, सारी समझ खो दी है।
क्योंकि आखिरकार मैंने खुद को ही कोसा है। क्योंकि मेरी उन ख्याली रातों के बाद मेरे होश में लौटने के कुछ पल होते हैं जो बेहद खौफनाक होते हैं। इस बीच आप अपने आसपास जिंदगी के भंवर में भीड़ का शोर और गूंज सुनते हैं। आप सुनते हैं, आप देखते हैं लोगों को हकीकत में जीते हुए। आप देखते हैं कि जिंदगी उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, कि उनकी जिंदगी किसी सपने की तरह, किसी ख्वाब की तरह तैर कर दूर नहीं जाती, कि उनकी जिंदगी हमेशा नई होती रहती है, हमेशा जवां होती रहती है, और उसका कोई एक घंटा दूसरे घंटे जैसा नहीं होता। जबकि कल्पनाएं इतनी बेजान होती हैं, हद दर्जे की उबाऊ और आसानी से डर जाने वाली, परछाइयों के गुलाम, ख्यालों की गुलाम, उस पहले बादल की गुलाम जो सूरज को ढक लेता है, और सूरज के दीवाने उस सच्चे पीटर्सबर्ग वाले दिल को मायूसी से भर देते हैं। और फिर मायूसी में कल्पनाओं का वजूद ही क्या है। इंसान महसूस करता है कि ये कभी न खत्म होने वाली कल्पना भी आखिरकार थक जाती है और लगातार इस्तेमाल से घिस जाती है, क्योंकि इंसान अब बड़ा हो रहा है, अपने पुराने आदर्शों से आगे बढ़ रहा है। वे टुकड़े टुकड़े होकर धूल में मिलकर बिखर रहे हैं। अगर कोई दूसरी जिंदगी नहीं है तो फिर इंसान को उन्हीं टुकड़ों से उसे बनाना पड़ता है। और इस बीच रूह किसी और ही चीज के लिए तरसती है और तड़पती है, और वो ड्रीमर बेकार में अपने पुराने सपनों को कुरेदता है, मानो बुझती हुई राख में कोई चिंगारी ढूंढ रहा हो, ताकि उसे हवा देकर भड़का सके, उस फिर से जली हुई आग से अपने ठंडे पड़ चुके दिल को गर्माहट दे सके, और उसमें फिर से वो सब जगा सके जो इतना प्यारा था, जिसने उसके खून में उबाल ला दिया था, उसकी आंखों से आंसू निकाल दिए थे, और जिसने उसे इतने शानदार तरीके से धोखा दिया था। क्या आप जानती हैं नास्तिनका कि मैं किस मोड़ पर पहुंच गया हूं? क्या आप जानती हैं कि मैं अपने ही एहसासों की सालगिरह मनाने को मजबूर हूं? उस चीज की सालगिरह जो कभी इतनी मीठी थी, जो हकीकत में कभी थी ही नहीं, क्योंकि ये सालगिरह उन्हीं बेवकूफ़ी भरे धुंधले सपनों की याद में मनाई जाती है। और ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो बेवकूफ़ी भरे सपने अभी नहीं रहे, अब नहीं रहे, क्योंकि मेरे पास उन्हें कमाने के लिए कुछ भी नहीं है। आपको पता है, सपने भी मुफ्त में नहीं आते। क्या आपको पता है कि अब मुझे तय तारीखों पर उन जगहों को याद करना और वहां जाना पसंद है जहां मैं कभी अपने ही अंदाज में खुश था। मुझे अपने आज को उस बीते हुए कल के साथ जोड़कर बनाना पसंद है, जो अब कभी नहीं लौटेगा। और मैं अक्सर किसी परछाई की तरह बिना किसी मंजिल के उदास और निराश होकर पीटर्सबर्ग की सड़कों और टेढ़ी मेढ़ी गलियों में भटकता रहता हूँ। क्या यादें हैं वे, याद करना। मिसाल के तौर पर कि यहाँ ठीक एक साल पहले, ठीक इसी वक्त, इसी घंटे, इसी फुटपाथ पर मैं बिल्कुल आज की तरह ही अकेला और उदास भटक रहा था। और फिर याद आता है कि तब इंसान के सपने उदास थे, और भले ही बीता हुआ कल कुछ बेहतर नहीं था, पर फिर भी ऐसा लगता है मानो वो किसी तरह बेहतर था, और वो जिंदगी ज्यादा सुकून भरी थी कि इंसान उन काले ख्यालों से आजाद था जो अब डराते हैं, कि इंसान अपने जमीन की उस चुभन से आजाद था, वो उदास खामोश चुभन जब मुझे दिन या रात कभी आराम नहीं लेने देती। और इंसान खुद से पूछता है कि उसके सपने कहाँ गए, और इंसान अपना सिर हिलाकर कहता है कि साल कितनी तेजी से उड़ जाते हैं। और फिर से इंसान खुद से पूछता है कि उसने अपने इन सालों का क्या किया, तुमने अपने बेहतरीन दिन कहाँ दफन किए, क्या तुम जिए भी हो या नहीं? देखो ना, इंसान खुद से कहता है कि देखो ये दुनिया कितनी ठंडी होती जा रही है, कुछ और साल गुजरेंगे और उनके बाद एक उदास अकेलापन आएगा, फिर अपनी बैसाखी पर कांपता हुआ बुढ़ापा आएगा, और उसके बाद सिर्फ मायूसी और वीरानी होगी। तुम्हारी वो ख्यालों की दुनिया पीली पड़ जाएगी, तुम्हारे सपने धुंधले होकर मर जाएंगे और पेड़ों से पीले पत्तों की तरह गिर जाएंगे। ओह नास्तिनका, तुम जानती हो कि अकेले रह जाना कितना दुखदाई होगा, पूरी तरह से अकेले, और अफसोस करने के लिए कुछ भी न होना, बिल्कुल कुछ भी नहीं, क्योंकि जो कुछ भी तुमने खोया है वो सब कुछ नथिंग, यानी कुछ भी नहीं था, महज बेवकूफ़ी और खालीपन था। वहाँ सपनों के सिवा कुछ था ही नहीं। बस कीजिए, अब मेरे जज्बातों के साथ और मत खेलिए,
नास्तेनका ने अपने गाल पर ढुलक आए एक आंसू को पोंछते हुए कहा, अब ये सब खत्म। अब हम दोनों साथ होंगे। अब मेरे साथ जो भी हो, हम कभी अलग नहीं होंगे। सुनिए, मैं एक सीधी साधी लड़की हूँ। मेरे पास ज्यादा तालीम नहीं है। हालांकि दादी ने मेरे लिए एक टीचर रखा था, पर सच कहूँ तो मैं आपको समझती हूँ। अब ये सब खत्म। अब हम दोनों साथ होंगे। अब हम दोनों साथ होंगे। अब मेरे साथ जो भी हो, हम कभी अलग नहीं होंगे। सुनिए, मैं एक सीधी साधी लड़की हूँ। मेरे पास ज्यादा तालीम नहीं है। हालांकि दादी ने मेरे लिए एक टीचर रखा था, पर सच कहूँ तो मैं आपको समझती हूँ। क्योंकि जो कुछ भी आपने बयान किया है, मैं खुद उस सब से गुजरी हूँ। जब दादी ने मुझे अपनी ड्रेस से पिन कर दिया था, यकीनन मैं इसे इतने अच्छे से बयान नहीं कर पाती जितना आपने किया है, क्योंकि मैं शायद पढ़ी लिखी नहीं हूँ। उसने झिझकते हुए आगे कहा, क्योंकि वो अब भी मेरी उस दर्द भरी लच्छेदार बातों और ऊंचे अंदाज के लिए एक तरह की इज्जत महसूस कर रही थी। पर पर मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे साथ इतने खुलकर पेश आए। अब मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ, पूरी तरह से। और क्या आप जानते हैं, मैं भी आपको अपना इतिहास बताना चाहती हूँ, बिना कुछ छुपाए। और उसके बाद आपको मुझे सलाह देनी होगी। आप एक बहुत समझदार इंसान हैं। क्या आप मुझसे वादा करेंगे कि आप मुझे सलाह देंगे? ओह नास्तिन, मैं चिल्लाया। भले ही मैंने कभी किसी को सलाह नहीं दी है, और समझदारी भरी सलाह तो बिल्कुल भी नहीं, फिर भी मुझे अब लगता है कि अगर हम हमेशा एक ही साथ चलते रहे तो ये बहुत समझदारी भरा होगा, और हम दोनों एक दूसरे को ढेर सारी समझदारी भरी सलाह देंगे। खैर मेरी प्यारी नास्तिन, आपको किस तरह की सलाह चाहिए, मुझे साफ साफ बताइए। इस वक्त मैं इतना खुश और जिंदा दिल हूँ, इतना निडर और समझदार हूँ कि मेरे लिए शब्द ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। आप बताइए। नहीं नहीं, नास्तेनका ने हंसते हुए बीच में टोका, मुझे सिर्फ समझदारी भरी सलाह नहीं चाहिए। मुझे एक भाई जैसी गर्मजोशी भरी सलाह चाहिए, मानो आप मुझे पूरी जिंदगी से चाहते हो, अपने दिल से। मंजूर है नास्तेनका, मंजूर है। मैं खुशी से चिल्लाया। और सच कहूं तो अगर मैं आपको 20 सालों से चाहता, तब भी मैं आपको इससे ज्यादा नहीं चाह सकता था जितना मैं अब चाहता हूं। अच्छा, अपना हाथ दीजिए, नास्तिनका ने कहा। ये लीजिए, मैंने उसे अपना हाथ देते हुए कहा। अच्छा तो चलिए मेरा इतिहास शुरू करते हैं। अब नास्तिनका की कहानी सुनने के लिए आपको इंतजार करना होगा अगले भाग का। जल्द ही मिलेंगे आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां, और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।